हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग इस समय संविधान का जो भाग 3 है वो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। हमने मौलिक अधिकारों में काफ़ी सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। आज हम लोग आर्टिकल 32 की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉलिटी में क्या देख रहे हैं? पार्ट 3, ठीक है। और जो हमारा भाग 3 है उसमें आप देखिए मौलिक अधिकार है कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। हालांकि आर्टिकल 12 और 13 जो है ये मतलब कि डायरेक्ट रूप से मूल अधिकार नहीं है। 12 में देखिए राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में तो बताया गया है कि अगर राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अधिकार है कि वो उस कानून को उस सीमा तक शून्य घोषित कर देगा जिस सीमा तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। डायरेक्ट रूप से आप देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 14 से और समाप्त हो जाते हैं आर्टिकल 32 पे। हमने आर्टिकल 14 से लेकर के 31 तक देख लिया है। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो है अपना अनुच्छेद 32, ठीक है। क्या देखने वाले हैं आज हम? तो आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 32 और इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे रामबाण रेमेडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पहले तो यही देख लीजिए, फिर आप देखिए कि इसको क्या कहते हैं? रामबाण रेमेडी कहते हैं। रामबाण रेमेडी कहते हैं। अब इसे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक, 31 तो समाप्त हो चुका है, तो आर्टिकल 30 तक जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, अगर उसका किसी के द्वारा हनन किया जाता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के रक्षा की गारंटी के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा की जो गारंटी है वो हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत अपने अधिकारों के रक्षा की गारंटी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब देखिए केवल हमारे अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम लोग केवल सुप्रीम कोर्ट ही नहीं जा सकते, हम लोग आर्टिकल 226 के तहत ना हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। कहाँ? आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। जो हमारा हाई कोर्ट है ये भी 5 प्रकार की रिट जारी करेगा अगर किसी के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया है। तो वो 5 प्रकार की रिट ही आज हमें पढ़ना है। कब जारी की जाती है, किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये सारी बातें, ठीक है। आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इसे संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए वैसे अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा प्रियम्बल है अर्थात जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नाम देके दे दिया जाए कि चलिए बताइए बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर की मतलब कि उनके हिसाब से कौन है संविधान की आत्मा, तो ये है हमारा आर्टिकल 32, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपनी जो रिट है वो कौन सी रिट है, कब जारी की जाती है। तो देखिए सबसे पहली जो रिट है, देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई क्रम नहीं है, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग आर्टिकल 19 जो पढ़े थे उसमें क्या था कि आर्टिकल 19 के बाद 19A B C D इस तरह से था। यानी कि आप 19A में जो है वो वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, यानी कि बोलने का जो अधिकार है वो था। B में फिर था कि आप जो है धरना प्रदर्शन वगैरह कर सकते हैं। C में था कि संघ बना सकते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि 32A में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, B में परमादेश, तो इस तरह से नहीं है। क्रम कोई सा भी आप पढ़ लीजिए, हर एक किताब में अलग अलग क्रम दिया हुआ है। लूसेंट में देखिएगा तो अलग क्रम है, लक्ष्मीकांत में अलग क्रम है, तो क्रम पे मत जाइएगा। कोई सी भी जो है रेट आप कभी भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़िए, चाहे पहले परमादेश, चाहे सर्सियरी पहले पढ़ लीजिए, चाहे प्रोहिबिशन, जो आपका मर्जी है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। तो क्रम पे मत जाइएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कह देते हैं हैबियस कॉर्पस, और ये एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है, इसका अर्थ क्या होता है? शरीर उपस्थित करना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब शाब्दिक अर्थ? तो ये हो जाता है शरीर उपस्थित करना, शरीर उपस्थित करना, ठीक है। तो ये जो रिट है कब जारी की जाती है? पहले तो यही देख लीजिए कि इसको रिहाई की रिट कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसे रिहाई की रिट कहते हैं। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को जो पुलिस वगैरह है वो
अवैध तरीके से हिरासत में ले ले। और जो हमारा अनुच्छेद 22 है उसमें आप देखिए कि अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मतलब अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और हो गया 24 से ज़्यादा घंटे हो गए, न्यायालय के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया गया और कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि क्या कारण है, क्यों हमको जो है मतलब कि गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर सी बात है जो अंदर बंद है बेचारा वो तो नहीं कर पाएगा। उसके सगे संबंधी कोई उनसे मिलने गए, उससे उन्होंने कहा कि जाओ रिट जारी करवा के लाओ और पता कराओ कि मतलब क्या दिक्कत हो रही है, हमको क्यों यहाँ पे धरवा के रखे हुए हैं। तो वो भाई साहब गए और रिट जारी मतलब कि रिट वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट में बताया कि ऐसे ऐसे बातें हैं, मतलब इस तरह की बातें हैं, हमारे किसी सगे संबंधी को पुलिस ने ज़बरदस्ती धर दबोचा है और उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया जा रहा है, कारण भी नहीं बताया जा रहा है कि किस वजह से इन्होंने उसको पकड़ लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये वाली रिट जारी करेगा। क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। इसका अर्थ ही होता है सशरीर उपस्थित करना, अर्थात आपने जिसको पकड़ के रखा है उसको हमारे सामने उपस्थित किया जाए। तो फिर जाहिर सी बात है जैसे ही रिट जारी होगी तुरंत सारे लोग एकदम अलर्ट हो जाएंगे थे, जल्द से जल्द उस व्यक्ति को किसी ना किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर जाहिर सी बात है कारण बताओ, क्या कारण हुआ, क्यों इतनी देर लग गई, क्यों आपने जो है इनको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो वो सब अपना अपना कारण बताएंगे, क्या मामला है, भले ही उनकी जाति दुश्मनी हो उससे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कारण, ऐसा रीजनेबल कारण बताएंगे जिसकी वजह से वो खुद बच जाएं। ठीक है, तो ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ध्यान रखिएगा कब जारी की जाती है, अगर किसी व्यक्ति विशेष को पुलिस ने जबरदस्ती धर दबोचा है तब किसी उनके सगे संबंधी के द्वारा ये वाली जो रिट है वो मतलब कि न्यायालय से इशू कराई जाती है और ये फिर जो है उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी बातें होंगी वो सब की जाती है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि कब जारी की जाती है, किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है तब जारी की जाती है। ध्यान रखिएगा किसी को अगर किसी ने किडनैप कर लिया है तब जारी नहीं की जाएगी। किडनैपिंग में कैसे जो है जारी की जा सकती है, ज़्यादातर जो रिट होती है ना वो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जारी नहीं की जाती, या तो कोई पब्लिक अथॉरिटी हो या कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो भले ही पब्लिक अथॉरिटी ना हो लेकिन पब्लिक अफेयर्स में काम कर रहा हो, यानी कि पूरे समाज के हित में या समाज के लिए वो काम करने वाली संस्था हो, भले ही प्राइवेट ही हो, तब जो रिट है वो इशू की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो सशरीर उपस्थित करना इसका अर्थ होता है। अर्थ जरूर याद करके रखिएगा, यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा हुआ था, एक साइड जो है रिट का नाम दिया था, एक साइड अर्थ दिया हुआ था मैच करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि रिट जो हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित करना। कब जो है इसको जारी किया जाता है, तो ये तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने ज़बरदस्ती न्यायालय में मतलब कि ज़बरदस्ती जो है धर लिया है, पकड़ लिया है और उसको 24 घंटे के भीतर न्यायालय में ले भी नहीं जाया जा रहा है, तब ये रिट इशू करी जाती है। ठीक है, इसको मतलब कि इसको ना एक ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़रूरी रिट कौन सी होती है, तो ये हो जाता है यही हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो सबसे ज़रूरी रिट है वो यही हैबियस कॉर्पस है। यानी कि आप सपोज दैट देखिए अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी ना हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले हुए ही होंगे, यानी कि 60,000 पोस्ट लगभग भरी ही गई होगी। अब उसमें कि कोई हो जिसको मतलब किसी से मतलब पर्सनल कुछ दुश्मनी है, अब वो पुलिस वाला हो गया, सामने वाला व्यक्ति जा रहा था, बिना किसी कारण उसको पकड़ लिया, थाने में ले जाके एकदम कूट कूट के जो है उसको भूसा बना दिया, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? उनको किस बात का डर रहेगा, ये जो हमारी रिट है ना इसका डर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़रूरी रिट मानी जाती है। अगर उन्होंने इस तरह का कोई काम किया और उस घर में कोई समझदार व्यक्ति है जो न्यायालय के माध्यम से ये वाली रिट इशू करवा के लाया, तो फिर उनको अपनी नौकरी बचाने में मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, तो पुलिस वगैरह का हमें कोई खौफ नहीं है, हम लोग एकदम स्वतंत्र होकर के रोड पे चल रहे हैं नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवाने की शक्ति है वो है। ठीक है, चलिए, तो ये तो रहा ये वाला। और हाँ, इसमें ना कुछ कारण आपको देखने को मिल सकते हैं किसके किसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती। जैसे अगर आपने न्यायालय की अवमानना की है, इसकी वजह से आपको बंदी बनाया गया, तब ये वाली रिट जारी नहीं की जाएगी। तो ऐसे ही 2-4 कारण होते हैं कि अगर आपने जो है न्यायालय की अवमानना कर दी या फिर कानून के सम्मत आपकी गिरफ्तारी की गई है, तब भी ये वाली रिट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपना जो दूसरी वाली रिट है वो कौन सी है। ठीक है, तो दूसरी रिट कौन सी है आप देखिए, इसको कहते हैं परमादेश यानी कि मैंडमस।
और ये जो मैंडेमस रिट है इसका अर्थ क्या होता है, पहले यही देख लीजिए। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। क्या अर्थ होता है, तो मैंडेमस का जो अर्थ होता है वो होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो कौन आदेश दे रहा है, हम और आप आदेश नहीं दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। हालांकि हम लोग 32 पढ़ रहे हैं तो 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाने की जो है आपको छूट है, यानी कि आज़ादी है। तो अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 32 अर्थात सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा मैंडेमस रिट है वो क्या कहता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, हम आदेश देते हैं, इसका ये शाब्दिक अर्थ है। तो ये जो परमादेश है ये कब जारी किया जाता है, तो जब कोई सरकारी अथॉरिटी है जो या सरकारी संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है, न्यायिक संस्था है, या फिर कोई ऐसी मतलब सार्वजनिक काम को करने वाली कोई प्राइवेट एजेंसी है या कोई सार्वजनिक कंपनी है, उनके द्वारा अपने काम को ढंग से नहीं किया जा रहा है, ऊपर से टाल मटोल किया जा रहा है, तब ये वाली जो रिट है वो इशू कराई जाती है। इसको कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं मैंडेमस यानी कि परमादेश। जब आप किसी चीज़ को लेकर के टाल मटोल करिएगा ना तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कहेगा कि हम आदेश देते हैं, चलो इसको करो। जैसे आप देखिए जब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उससे मतलब कि ब्यौरा मांगा था कि बताइए कौन सी बैंक में किस व्यक्ति विशेष के द्वारा कितना जो फंड है वो किया गया है। तो उस टाइम पे एसबीआई जो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अपना नाटक कर रहा था कि बहुत टाइम लग जाएगा, साल भर लग जाएंगे, कम से कम 6 महीने तो ज़रूर ही लग जाएंगे पूरे आंकड़े पब्लिक करने में। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये वाली रिट जारी की और कहा कि हम आदेश देते हैं जल्द से जल्द इसको पब्लिक किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप देखिए मात्र 2 दिन में जो भी फंडिंग जिस भी बैंक में आई थी, मतलब कि जितनी भी फंडिंग जिस पार्टी को मिली हुई थी, उन्होंने मात्र 2 दिन के भीतर सारा का सारा आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल रिट होती है मैंडेमस जो है परमादेश। ठीक है ना, तो ये वाली बातें आप ध्यान रखिएगा कि जो परमादेश है वो किसके लिए जारी की जाती है, तो कोई सरकारी संस्था है उसके लिए, कोई सरकारी जो है कर्मचारी है उसके भी खिलाफ जारी की जाएगी, सरकारी एजेंसी है, सार्वजनिक काम करने वाली कोई प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ भी जारी की जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे और आपके खिलाफ अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये जो मैंडेमस है ना ये जारी नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट ये थोड़ी ना कह सकता है कि हम आदेश देते हैं चलो अपना फ़ोन चेक कराओ, अपना व्हाट्सएप का जो कॉल डिटेल है वो चेक कराओ। क्यों चेक कराएं भाई, कोई मतलब की बात बननी चाहिए ना। हम लोग अपना मतलब ऐसे तो होने लगा तो अब तो मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट फिर यही करेगा, किसी के ऊपर सपोज दैट जज साहब को मतलब शंका है या कुछ और भी मतलब कोई पर्सनल मसला है और वो कहें कि चलो हम आदेश देते हैं अपना जो कॉल डिटेल है वो चेक करवाओ, तो ये सब गलत बातें हो जाएंगी ना। तो किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जो है ये नहीं जारी की जाती है सामान्यतः। ठीक है, तो दूसरी हो गई हमारी परमादेश। अगली जो रिट है उसको देख लेते हैं। तो परमादेश के बाद हम लोग जो रिट देखने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं को वारंटो। क्या कहते हैं, को वारंटो कहते हैं। बस 1 सेकंड में हम लोग इसको देख रहे हैं, को वारंटो। ठीक है, तीसरी जो है उसको क्या कहते हैं, को वारंटो कहते हैं, यानी कि अधिकार परीक्षा। क्या कहते हैं, अधिकार परीक्षा। तो जो को वारंटो है, को वारंटो, ठीक है, अधिकार परीक्षा, ये वाली रिट कब जारी की जाती है, तो जो अधिकार परीक्षा रिट है ये तब जारी की जाती है जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी काम को कर रहा है जिसकी योग्यता उसके अंदर नहीं है। ठीक है, अर्थात आप देखें सपोज दैट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आपने देखा कि सुबह जो झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति थे यानी कि जो चपरासी थे वो आ करके दोपहर में फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो चपरासी हैं, जो मतलब कि काम करते हैं साफ सफाई वाला, वो आकर के हमारे यहाँ फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। तो फिर कोई स्टूडेंट का दिमाग खिसका, पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट कि देखिए श्रीमान ये क्या बात हुई, हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं या फिर ये वाला काम सीखने के लिए आए हैं, ये सुबह तो जो है वहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहे थे और दोपहर में हमें फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वाली रिट इशू की जाएगी को वारंटो कि चलो बताओ किस प्राधिकार से यानी कि किस अधिकार से आप जो है ये वाला काम कर रहे हैं, जब आपके पास क्या ये करने की योग्यता है, अर्थात मतलब आप उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब मतलब कि वर्कर हैं, काम करते हैं झाड़ू पोछा वाला, तो जो फिजिक्स पढ़ाने का काम है वो आप कैसे कर रहे हैं, किस प्राधिकार के तहत कर रहे हैं। और इसका जो अर्थ होता है ना वो भी जाने रहिए, अर्थ क्या होता है, किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से, किस प्राधिकार से।
ठीक है, यानी कि किस अधिकार से आप इस काम को कर रहे हैं, अर्थात कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है जिसकी योग्यता उसके अंदर नहीं है, तब ये वाली रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अब सपोज दैट कोई एक मतलब कि अधिकारी हैं, उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है और लेकिन उनको काम करने की ऐसी लत लगी हुई है, या ये कहें कि पावर का ऐसा उनके अंदर मतलब कि बस गया है उनके खून में कि बस अपने को तो पावर चाहिए, मतलब भले ही उनका टाइम पूरा हो गया लेकिन वो अपने पद को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है और वो एक के बाद एक काम को किए जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति गया और सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि देखिए साहब, एक तो इनका समय भी पूरा हो चुका है, ऊपर से ये अभी तक काम को कर ही रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, यही वाली रिट इशू करेगा, अधिकार परीक्षा अर्थात क्वो वारंटो, पूछेगा कि चलिए बताइए किस प्राधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, यद्यपि आपका समय पूरा हो गया है उसके बावजूद भी आप पद पर क्यों बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति है वो अपना जो है कारण बताएंगे कि हाँ ये कारण है, अभी हमारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, या जो भी मामला हो, कुल मिलाकर के एकदम एग्जैक्ट सही बातें जो है उनको बतानी होगी। सही बातें नहीं बताएंगे तो वैसे भी उनका टाइम खत्म हो ही गया था, हो सकता है जुर्माना भी लग जाए और वो जाएंगे तो है ही अपने पद से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये मतलब कि किस प्राधिकार से ये वाली रिट कब इशू की जाती है, तो ये तब इशू की जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के विरुद्ध काम कर रहा हो। अपनी योग्यता के विरुद्ध अगर किसी व्यक्ति, संस्था, किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, तब ये वाली रिट जो है वो इशू की जाती है। तो हमने देखा कि क्वो वारंटो कब जारी की जाती है, तो उसी टाइम पे जारी की जाएगी जब अपने मतलब कि योग्यता के विरुद्ध आप जाकर के कोई काम कर रहे हैं तब। अब हम देखेंगे अपना जो अगला रिट है, अर्थात जो हमारा चौथा रिट है वो कौन सा है। तो जो हमारा नेक्स्ट रिट है, ये जो आपने रिट्स देखी ना, ये सामान्यतः आप देखेंगे कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं या सरकार की कोई संस्था है, उनके खिलाफ जारी की जाती है। और जो मैंडेमस है, हालांकि वो तो मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं उनके भी खिलाफ जारी की जाती है। लेकिन अब जो हम लोग देखने वाले हैं ना, ये मतलब कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी की जाएगी। पहली कौन सी है, अर्थात जो हमारी चौथी रिट है वो क्या है, वो है प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। क्या होता है, प्रतिषेध। और ये जो प्रतिषेध रिट है, और अगली भी जाने रहिए, अगली है हमारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, इसको ना सर्शियरी बोलते हैं, कुछ लोग सर्टियरी बोलते हैं, जो मन करे वो बोल लीजिए, हम तो इसको उत्प्रेषण ही बोलेंगे, हिंदी माध्यम वाले हैं, जो उच्चारण जिसका सही हो जाए वही बोलिए कुल मिलाकर के। तो अगली जो है ना पांचवी, ये इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण जो है ये रिट, और ये दोनों की दोनों रिट जो है कौन जारी करता है, किसके खिलाफ, तो जो हायर कोर्ट होती है, यानी कि जो हायर कोर्ट है उसके द्वारा जारी की जाती है। किसके खिलाफ, लोअर कोर्ट के खिलाफ, लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है, ठीक है। दोनों ही जो रिट है वो लोअर कोर्ट के खिलाफ हायर कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, जब वो लोग अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोहिबिशन देखते हैं, अर्थात प्रतिषेध। तो जो प्रतिषेध है वो कौन जारी करेगा, सपोज दैट हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे किसी काम पे काम किया जा रहा है, मतलब ऐसे किसी मामले को देखा जा रहा है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है, तब सुप्रीम कोर्ट जो है उनको आकर के मना करेगा कि देखिए बाबू, ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है, इसको आप हमारे लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे अपनी टांग मत अड़ाइए। जैसे अब देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, उसकी कुछ अनन्य अधिकारिता वाले क्षेत्र होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अनन्य अधिकारिता वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे अगर किसी केंद्र मतलब कि केंद्र का किसी राज्य के साथ मामला है, किसी बात को लेकर के कुछ अपना तनातनी चल रही है, तो केंद्र का राज्य के साथ मामला हो, राज्य का राज्य के साथ मामला हो, केंद्र का यूनियन टेरिटरी के साथ मामला हो, इस तरह के जो मामले होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट की अनन्य अधिकारिता के क्षेत्र वाले मामले होते हैं। और हुआ क्या कि जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई रियल स्टोरी नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला आया, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सपोज दैट एक मामला आया यूपी का एमपी के साथ, ठीक है, यूपी का कुछ तनाव चल रहा है एमपी के साथ, और उस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो देखना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, बताइए, जो मतलब कि राज्य का राज्य के खिलाफ या राज्य का राज्य के साथ किसी तरह का कोई मसला है, वो तो हमारी अनन्य अधिकारिता वाले क्षेत्र में आता है, उसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ज़्यादा नेता बन रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, स्वतः संज्ञान लेकर के इनको समझाएगा कि देखिए आप इस मसले से दूर रहिए, ये आपके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। तो फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अर्थात हायर कोर्ट ने
लोअर कोर्ट को किसी भी कार्य को जो उनके अधिकार क्षेत्र का बाहर का है उसको कार्य करने से मना किया। ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? प्रतिषेध, अर्थात मना करना या रोकना, मना करना या रोकना। ठीक है, मना करना या रोकना, इसका मतलब किसका मतलब है? प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। क्या मतलब होता है? मना करना या रोकना। हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो रिट है वो इशू करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है उत्प्रेषण, जिसको सर्शियरी बोलते हैं। ये भी ऐसा ही होता है, इसमें जो है किस काम को शुरू ही किया गया है तभी मना कर दिया गया है। जबकि उत्प्रेषण में क्या होता है? किसी काम को अंजाम दे दिया गया, अर्थात जो मतलब कि उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने उस पर सजा सुना दी, पूरा का पूरा मामला ही सॉल्व कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट आकर के बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट या जो भी हायर कोर्ट है वो अपनी लोअर कोर्ट को बोलेंगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, या उन्होंने जो भी सजा दी हुई है उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द मतलब एकदम से निरस्त कर सकते हैं उसकी जो मतलब कि उसको चेंज करके। सपोज दैट एग्जाम्पल देके बताते हैं, ऐसे कम समझ आएगा। तो आप देखिए, जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ना, जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको ना फांसी देने की सजा, मतलब कि फांसी की सजा देने का जो अधिकार है वो नहीं है। ठीक है, देखिए जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं ना, इनको फांसी की सजा देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जो सेशन कोर्ट्स होते हैं, जो सेशन कोर्ट होते हैं, उनको फांसी की सजा देने का अधिकार है। ठीक है, फांसी की सजा देने का अधिकार है, बशर्ते वो फांसी की जो सजा देंगे ना, डायरेक्ट फांसी की सजा मतलब कि किसी को अगर किसी कारणवश फांसी की सजा मिली है तो डायरेक्ट उसको फांसी हो ही नहीं जाएगी जिस भी व्यक्ति को मिली है, उसके लिए हाई कोर्ट की परमिशन मिलना अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसा कोई केस आया जिसमें आपने देखा कि जो सेशन कोर्ट है उन्होंने फांसी की सजा दी और उस सजा की ना परिणति भी होने वाली, अर्थात उसको सजा एकदम होने वाली भी है, उसको एकदम बस लटकाने ही वाले हैं, तो उस टाइम पे ये रिट जारी होती है। कौन सी? उत्प्रेषण, यानी कि सर्शियरी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे मामले को सॉल्व कर दिया है, एक ऐसे मामले में जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है जो आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला था। तो जो हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है? जो हाई कोर्ट है वो इसकी सज़ा को या तो ख़त्म कर दे, यानी कि नल एंड वॉइड घोषित कर दे, या फिर इस सज़ा को ये लोग फांसी से चेंज करके उम्र कैद भी कर सकते हैं, या कुछ मतलब कि क्या होता है ना कि जुर्माना दे दें, या जो भी काम हो वो कर सकते हैं। कुल मिला के इस सज़ा का मतलब कि चेंज भी कर सकते हैं, सज़ा को निरस्त भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में ना बहुत बेसिक सा अंतर होता है कि जो प्रोहिबिशन है वो भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है, उत्प्रेषण भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी की जाती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना या रोकना, और उत्प्रेषण का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ये होता है निर्णय को रद्द करना। क्या होता है? निर्णय को रद्द कर देना, निर्णय को रद्द करना, निर्णय को रद्द करना। तो ये जो प्रोहिबिशन है, जब मामला स्टार्ट हुआ है तभी ये वाली रिट जारी की जाती है, जबकि जो उत्प्रेषण है मामला पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, सजा वगैरह हो गई है, उसके बाद ये वाली रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो हमने 5 प्रकार की जो रिट थी वो देखी, जिसमें हमने जो पहली रिट देखी वो कौन सी थी? वो थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? अवैध रूप से अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, किसी ने क्या पुलिस ही गिरफ्तार करेगी, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है वो इशू करवाई जा सकती है। दूसरा हमने देखा परमादेश यानी कि मैंडमस, जिसमें हमने SBI वाला एग्जाम्पल दिया, यानी कि जो SBI टाल मटोल कर रहा था ना, यानी कि कोई भी ऐसी संस्था जो पब्लिक के लिए काम करती है वो अगर अपने काम को करने में टाल मटोल कर रही है तो परमादेश जो है वो जारी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, आप जहां गए हैं। हालांकि अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, तीसरी हमने देखा अधिकार परीक्षा। ठीक है, यानी कि किस प्राधिकार के तहत आप इस काम को कर रहे हैं, अर्थात कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसे संस्था के द्वारा वो काम किया जा रहा है जो उनकी योग्यता के खिलाफ है, अर्थात उनकी योग्यता वो काम करने की नहीं है, बावजूद इसके भी वो काम कर रहे हैं, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा। फिर हमने चौथी देखा प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, जो हायर कोर्ट है उनके द्वारा लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है। कब? जब जो हमारे लोअर कोर्ट हैं वो ऐसे किसी मामले पे मतलब कि छानबीन करना स्टार्ट कर दिए, ऐसे किसी मामले को देखने के लिए ले लिए हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र का बाहर का मामला है। ठीक है, फिर लास्ट हमने देखा सर्शियरी। सपोज दैट कि इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था उन्होंने ऐसे किसी मसले पर निर्णय दे दिया है, ऐसे किसी मामले पर निर्णय दे दिया है जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है,
तब ये वाली रिट जारी की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोहिबिशन है ये मना करता है, काम को अभी अंजाम नहीं दिया गया है तभी ये वाला हो जाता है, अर्थात उसको मना किया जाता है कि आप इस काम को मत करो क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र का बाहर का मामला है। जबकि जो हमारा सर्सियरी है ये तब जारी की जाती है जब उन्होंने पूरी तरह निर्णय दे दिया गया हो, तो उसको पलटने का जो काम है वो हायर कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने 5 प्रकार की जो रिट है वो देख लिया। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने देख ही चुके हैं कि इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि कहा जाता है, साथ में रामबाण रेमेडी कहा जाता है, और संविधान की आत्मा इसको डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने कहा है। हाँ, एक पॉइंट याद रख सकते हैं और वो क्या है, वो ये है कि ये जो मतलब कि रिट जारी करने का अधिकार जो है ना, रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट का कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर ही ये रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य किसी मामले में भी रिट इशू कर सकता है। तो लगभग जो भी रिट से संबंधित मसले थे वो हमने आज की वीडियो में देख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।